हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो क्या होती है। तो हमने बात करी थी द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। जब लोगों की संख्या के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज होता है तो उसको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, हमने मोस्टली देखा था कि इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 1.64% है। वहीं पे हमने बात करी थी पॉपुलेशन डबलिंग टाइम की, और जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, यानी कि 10 साल की जो ग्रोथ रेट है इंडिया की, वो हर साल जो है वो इस प्रकार से अपन निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1911 के अंदर हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो प्लस 5.7% से ग्रोथ कर रही थी। बट हम देखें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ रेट थी, 10 साल की जो वृद्धि थी, वो थी 17.64%। इसको एक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डिकेडल ग्रोथ रेट होती है, यानी कि उस साल की, पिछले साल की जो है ना, प्रेजेंट साल की जो है पॉपुलेशन, बेस ईयर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वहीं पे प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन यहाँ पे आगे आ जाएगी और प्रेजेंट की ही नीचे आ जाएगी, और मल्टीप्लाई 100 से। मैंने फॉर्मूला भी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। फिर हमने बात करी थी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे बात करी थी कि जो हमारी ग्रोथ रेट है इंडिया के अंदर, वो 4th डिस्टिंक्ट फेजेस के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो 4 फेज हैं इंडिया की ग्रोथ की, उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। सो फेज फर्स्ट इज रेफर टू द पीरियड ऑफ 901 से लेकर 1921 इज द रेफर टू एज ए पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ इन इंडिया पॉपुलेशन। यानी कि 901 से लेकर 1901 से लेकर 1921 के बीच में जो एज, जो फेज मानी जाती है, इसको मानते हैं हम स्थिर प्रावस्था। स्टेगनेंट क्या होता है? रुद्र, यानी कि थोड़ी सी रुकी हुई, यहाँ पे थोड़ी सी रुकी हुई, या फिर स्टेशनरी होता है स्थिर, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्थिर, और जो स्टेगनेंट होती है थोड़ी सी रुकी हुई, उसको मान सकते हैं। तो ये जो पीरियड था 1901 से लेकर 1921 के बीच का जो फेज़ था, यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो रुकी हुई थी, स्थिर थी। यानी कि सिंस इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, यहाँ पे कैसी थी? वेरी लो थी। ठीक है, वहीं पे हम बात करें इवन रिकॉर्डिंग ए नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 से लेकर 1921 तक, यहाँ पे हमने जो नेगेटिव ग्रोथ रेट भी जो है देखने को मिली 1911 से लेकर 1922 के बीच में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है उसको बोलते हैं हम स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो स्थिर रही, ना किसी प्रकार से बढ़ी। और उसके रीज़न क्या क्या रहे हैं? सो बोथ दिस बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बहुत, यानी कि बहुत बोले तो CBR और CDR। ठीक है, सो बर्थ रेट और डेथ रेट जो थी वेयर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, यहाँ पे जो ना वो क्या हुआ, इस दौरान जो वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक दर्ज की गई। वहीं पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, यानी कि लोग जन्म भी ज़्यादा रहे थे और मर भी ज़्यादा रहे थे। किन कौन से फेज़ के अंदर? फेज़ नंबर फर्स्ट के अंदर, जिसको हम कंसीडर करते हैं 901 से लेकर 1921 के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें निम्न जो वृद्धि दर थी, यानी कि जो लो ग्रोथ रेट थी, उसके रीजन कई हो सकते हैं। यहाँ पे एक तो पुअर हेल्थ, यहाँ पे पुअर हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज थी। इसका कारण क्या था कि हमारी जो लो ग्रोथ रेट रही, उसका कारण ये है कि हमारे पास हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। और क्या क्या था? मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। लिटरेसी, इलिटरेसी ऑफ पीपल, यानी कि लोग अशिक्षित थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोग क्या थे? अशिक्षित थे। ठीक है, ये भी कारण रहा एक लो ग्रोथ रेट का। वहीं पे एट लार्ज एंड इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटी वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए हाई बर्थ एंड डेथ रेट इन दिस पीरियड। यानी कि जो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट का कारण क्या रहा? यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम था वो बहुत ही कमज़ोर था। बेसिक जो लोगों की नीड होती हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। पुअर हेल्थ के कारण, पुअर मेडिकल सर्विसेज के कारण, इलिटरेसी के कारण, और वहीं पे इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सप्लाई था, यानी कि लोगों तक खाना वगैरह भी नहीं पहुंच पा रहा था। तो हमारी जो फेज़ नंबर फर्स्ट है
इसको कंसिडर करते हैं 901 से लेकर 1921 के बीच में। इसके अंदर इस फेज को हम मानते हैं स्टेगनेंट एंड स्टेशनरी फेज मानते हैं। वहीं पे इसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट भी जो है रिकॉर्ड की गई 1911 से लेकर 1921 के बीच में। वहीं पे यहाँ पे जो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट का कारण क्या था, पुअर हेल्थ सिस्टम, मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी एंड इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड सप्लाई। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज नंबर सेकंड। फेज नंबर सेकंड स्टार्ट होती है 1921 से लेकर 1951 के बीच में। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कुछ सुधार होता है। आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्टडी। स्टडी क्या होता है, अपने आप में स्थिरवर्दी की अवस्था होती है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्थिर अवस्था। स्टेगनेंट की ये थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म होती है स्टडी, ठीक है। तो यानी कि स्थिर अवस्था इसको बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे इसमें थोड़ी सी कुछ सुधार हुआ, यानी कि एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्रोट डाउन दी मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे मृत्यु दर के अंदर थोड़ा सा क्या हुआ, यानी कि देश भर के अंदर स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों से मृत्यु दर थोड़ी सी नीचे आ गई। मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो होती है मृत्यु दर। लोग सैनिटेशन के ऊपर फोकस किया और हेल्थ के ऊपर फोकस किया तो लोगों की मृत्यु जो है कम होने लग गई। एट द सेम टाइम्स बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, व्यापक सुधारों से ही बेहतर परिवहन व्यवस्था सुधरी, संचार तंत्र बढ़िया हो गया और जो वितरण प्रणाली होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। द क्रूड बर्थ रेट रिमेंड हाई, बट यहाँ पे जो CBR थी अभी भी क्या थी, हाई थी। जो जिसको हम बोलते हैं जन्म दर जो बोलते हैं, वो अभी तक भी क्या थी, ऊंची बनी रही। जिससे क्या हुआ, द ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज, यानी कि रिमेंड हाई इन दिस पीरियड लीडिंग दी हायर ग्रोथ रेट देन ए प्रीवियस फेज, यानी कि जिससे पिछली जो अवस्था थी उसकी तुलना में वृद्धि दर उच्चतर रही, यानी कि पिछली अवस्था से थोड़ी यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ वी टॉक अबाउट द फेज ऑफ 1920, यानी कि दिस इज द इम्प्रेसिव एट द बैक ड्रॉप ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब देखो दोस्तों, ये जो सेकंड फेज है इसके अंदर हमने फेस किया ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका के अंदर आया था। अमेरिका का जो इफेक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा और वहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो हमने 1920 से लेकर ही, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एंड हुआ उसके बाद में पूरी दुनिया ने फेस किया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। उससे क्या हुआ, लोगों के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा और पॉपुलेशन जो थोड़ी सी बर्थ रेट हाई तो रही लेकिन पहले की बदौलत जो है वो एक स्टेगनेंट रही, यानी कि स्थिर रही। 1920s एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि हम बात करें 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी जो आई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि का एक प्रभावशाली प्रभाव था, ठीक है। यानी कि हमें इफेक्ट किसका पड़ा, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इसमें जो है थोड़ी सी जो है हमें आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी, जिससे उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, इस फेज के ऊपर या पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर पड़ा। नाउ फेज नंबर 3, नाउ जो फेज नंबर 3 है वो अपने आप में स्टार्ट होती है 1951 से लेकर 1981 से तक, यानी कि 1950 देश आज़ाद हो चुका था 1951 से लेकर 1981 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर द रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हो। ये जो फेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बोला जाता है विस्फोट की अवधि। यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, पॉपुलेशन एकदम ग्रोथ होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको जो है फेज नंबर 3 को क्या बोला जाता है, एक्सप्लोजन। यहाँ पे भारत की जो जनसंख्या है उसमें एकदम विस्फोट देखने को मिलता है, यानी कि ये अपने आप में यहाँ पे क्या होता है, विच वॉज क्यूज्ड बाई दी रैपिड फॉल इन द मोर्टिलिटी। यहाँ पे मृत्यु दर जो है वो एकदम घट गई, बट ए हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। यहाँ पे जो जन्म दर है, लोग जन्म यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा जन्मना चालू हो गए, यहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा जन्म होने लग गया, तो इसको बोलते हैं जन्म दर। और मोर्टिलिटी रेट एकदम डिक्रीज हो गई, घट गई। तो जब जन्म दर ज़्यादा होगी तो ग्रोथ रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये जो थर्ड फेज है आफ्टर 1951, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं
द फेज ऑफ एक्सप्लोजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे मोर्टिलिटी रेट जो है डिक्रीज हो गई और फर्टिलिटी रेट हाई हो गई। सो द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज ए हाई एज 2.2%। यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी होगी, 2.2%। यहाँ से जो है जब देश की जनसंख्या यहाँ बढ़ना चालू हो गई। So it is the period after the independence that development activities were introduced through a centralized planning process and economic started showing up, ensuring the improvements of living conditions of people at large. Consequently, there was a high natural increase and higher growth rate। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस। यहाँ पे हमारी 5 ईयर जो प्लानिंग चलते थे, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं जिनको बोला जाता है, पंचवर्षीय योजनाएं बोला जाता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो लॉन्च करी थी। उसके बाद में क्या हुआ, इसका रीज़न यानी कि हम इस फेज को एक्सप्लोजन का क्यों मानते हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। तो एक तो इसका कारण ये हो गया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस। तो उससे क्या हुआ, लोगों को अच्छा सैनिटेशन, अच्छा फूड मिलने लग गया, हेल्थ कंडीशन के ऊपर लोग फोकस करने लग गए और यहाँ से देश प्रगति करना चालू कर दिया। ठीक है, तो उसी का इम्पैक्ट जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर भी देखने को मिलता है। यानी कि केंद्रीकृत जो नियोजन प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से डेवलपमेंट जो कार्य होते थे उसके ऊपर जो है यहाँ से स्टार्ट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे इकोनॉमिक स्टार्टेड शोविंग अप इंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन। यहाँ से जो है लिविंग कंडीशन जो है इम्प्रूव होना चालू हो गई। ठीक है, एट लार्ज यानी कि अपने आप में बहुत बड़े आकार में, लार्ज होता बहुत बड़ा। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली देर वाज ए हाई नेचुरल इंक्रीज। यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये अपने आप एक नेचुरल इंक्रीज था एंड हायर ग्रोथ रेट, और यहाँ पे क्या थी, हायर ग्रोथ रेट देखने को मिली। ठीक है, सो बिसाइड्स इंक्रीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशंस ब्रिंगिंग इन Tibetan, Bangladesh, Nepalis and even people from Pakistan contributed to high growth rate। इसके अलावा एक रीज़न ये भी रहा कि हमारा देश आज़ाद हो चुका था और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी लोग जो है पलायन करके हमारे देश में आने लग गए। उससे भी हमारी क्या हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई हो गई, ग्रोथ रेट हाई हो गई। तो ये आपको ध्यान करना है। देखो न, जो फेज़ नंबर 3 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फेज़ को जो है पॉपुलेशन फेज ऑफ एक्सप्लोजन भी बोला जाता है। यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 2.2%। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस जो है उससे यहाँ पे लॉन्च करी और वहाँ पे देश का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। उससे क्या हुआ, तो उससे जो है लोगों की कंडीशन जो है, लिविंग कंडीशन जो है इम्प्रूव हो गई, हेल्थ कंडीशन और लिटरेसी जो है बढ़ना चालू हो गई, और यहीं से जो है यहाँ से इंडिया का जो है ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा कारण इसका ये है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद कुछ जो पड़ोसी देश है वहाँ से भी कुछ लोग आकर हमारे देश में बस चुके थे, तो इसके कारण जो है हमारी ग्रोथ रेट जो है इस फेज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फेज नंबर 4। सो व्हाट इज़ द फेज 4? सो इन दी पोस्ट 1980 टिल प्रेजेंट, यानी कि 1981 से लेकर आज तक जो अवस्था चल रही है इसको फेज नंबर 4 बोलते हैं। दिस ग्रोथ रेट कंट्रीज पॉपुलेशन थ्रू रिमेंड हाई। अभी तक जो है पॉपुलेशन कैसी है, वो भी हाई बनी हुई है। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अभी भी ऊंची बनी हुई है। हैज़ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है, थोड़ी थोड़ी घटने लगी है यहाँ से। ठीक है, ए डाउनवर्ड्स ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस वाज इन टर्न अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन द मीन्स एज एट मैरिज, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, particularly education of female in the country। अभी देखो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी हाई बनी हुई है, वैसे तो रिमेंड हाई, ठीक है, बट इसमें जो है धीरे धीरे मंद गति से घटने लग रही है। पहली चीज़ ये है। अभी देखो जो जनसंख्या वृद्धि है, जो CBR जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, ठीक है, वो उसका घटने का क्या कारण है, तो इसमें 3-4 जो पॉइंट है वो आप ऐड कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज
इंक्रीज यानी कि जो कम एज के अंदर जो है शादियां अब नहीं होती, यानी कि देश में जो विवाह की औसत आयु होती है वो उसमें जो है थोड़ा सा अब डिक्रीज होता है। पहले क्या होता था 15-16 की साल में ही शादी कर दी जाती थी, लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है अब लोग 25 या फिर 20 प्लस तो शादी करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका बेनिफिट हो गया, इससे जो है अभी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है थोड़ी सी घटती जा रही है। वहीं पे दूसरा रीज़न ये है एजुकेशन ऑफ फीमेल, यानी कि जो महिलाओं को भी अभी क्या किया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है, महिलाओं को भी पढ़ाया जा रहा है, जिससे जो है ग्रोथ रेट के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि यह देश में जो विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता यानी कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई है। ये जो ट्रेंड आया है ना थोड़ा सा डिक्रीज का, ये ट्रेंड इसीलिए आया है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हुई है, एजुकेशन ऑफ फीमेल यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है, और वहीं पे जो एज एट मैरिज यानी कि जो विवाह की एक उम्र होती है उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिला है। यानी कि पहले क्या होता था, पहले 15-16 में शादी होती थी और अभी जो है 20 प्लस जो है शादियां हो रही हैं। तो उसका भी इफेक्ट किसके ऊपर देखने को मिला है, फेज नंबर 4 के ऊपर अभी जो है थोड़ी सी डिक्रीज जो है वो देखने को मिली है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री, अभी भी देश की जनसंख्या वृद्धि अभी भी ऊंची बनी हुई है, and has been projected by World Development Report that populations of India will touch 1350 million by 25। यानी कि हम बात करें 2025 तक जो मानव विकास रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 2025 तक भारत की पॉपुलेशन 135 करोड़ को टच कर जाएगी। ये वर्ल्ड रिपोर्ट आई है, ठीक है। उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि 2025 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है, यानी कि अपने आप में इंडिया की जो पॉपुलेशन है एक कंसर्न का विषय है और रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। सो the analysis done so far show the average growth rate, but the country also has wide variations in growth rates from one area to another, which is the discussed below। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक किया गया जो विश्लेषण है औसत एवरेज जो ग्रोथ रेट है उसको दर्शाता है। वहीं पे हम बात करें एक देश में एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में जो वृद्धि दर है ग्रोथ रेट है उसके अंदर भी वेरियस टाइप की जो है वो वेरिएशन देखने को मिलता है, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं हर एक रीजन में। जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे जो है ग्रोथ रेट अलग चल रही है, यहाँ पे ग्रोथ रेट अलग चल रही है, तो वेरिएशन देखने को मिलता है अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट के अंदर। जैसे हम बात करी थी कि बिहार की ग्रोथ रेट अलग है, राजस्थान की ग्रोथ रेट अलग है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजनल variation in population growth। So basic what means of the regional variation in population growth? So the population की जो रीजनल वेरिएशन है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, हमें अलग अलग स्टेट के बारे में हम बात करें तो उसी को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं। अब हम बात करेंगे जो रीजनल वेरिएशन है, क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में, उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जैसे बिहार है और राजस्थान है, उन दोनों स्टेटों के अंदर अलग अलग ग्रोथ देखने को मिली है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि ग्रोथ रेट वहाँ पे कम क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों है। देखिए हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट हैं। दी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 से लेकर 2001 से एक के बीच में द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सो वेरी ऑब्वियस पैटर्न, यानी कि 1991 से लेकर 2001 के दौरान भारत के राज्य और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश थे, जो जनसंख्या यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो अपने आप में किसको शो करती है, एक ओबियस सुस्पष्ट जो अपने आप में इस पैटर्न को शो करती है। देखो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट आई है पॉपुलेशन की 1991 से 2001 के बीच में, वो थोड़ी सी अपने आप में थोड़ी सी स्पष्ट है, ठीक है, उसको दिखाती है। अब बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्टेट, दी लाइक केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी एंड गोवा सो ए लो रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे ये जो जितने भी पेनिनसुलर स्टेट हैं वहाँ पे ग्रोथ रेट कैसी थी, एकदम लो थी। उन्होंने एक्सीडिंग 20% ऑफ ओवर द डिकेड, उन्होंने एक डिकेड के अंदर
20% भी वृद्धि नहीं की है। देखो अधिक नहीं गई है उनकी, यानी कि ये जितने भी स्टेट है ना उनकी ग्रोथ रेट 20% से भी कम रही है, ये आपको ध्यान करनी है। और हम बात करें केरला, यानी कि वहाँ की जो लिटरेसी है 99%, 100 में से 99 लोग पढ़े लिखे हैं। केरला रजिस्टर्ड ए लोवेस्ट ग्रोथ रेट 9.4%। नॉट ओनली दिस ग्रुप, यानी कि इन सभी राज्यों में ही अकेले वो सबसे ऊंचे नहीं है स्टेट, बट ऑल्सो इन द कंट्री एज ए होल। यानी कि केरला की जो ग्रोथ रेट है 9.4%, न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी निम्नतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो ये आपको ध्यान करना है कि केरला जो है एकमात्र ऐसा स्टेट है जो पूरे देश में सबसे कम जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलती है केरला के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो अदर स्टेट हैं लाइक बिहार है, ठीक है, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उनको सीखना चाहिए केरला से कि वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ या फिर स्कीम जो है, पॉलिसी जो है लॉन्च की गई जिससे वहाँ पे पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है और इतनी इंक्रीज नहीं होती है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो एक मीडियम देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं बात करें एक कॉन्टिन्यूस बेल्ट ऑफ स्टेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू वेस्ट। नॉर्थ एंड नॉर्दर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री हैज़ रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट देन दी सर्दर्न स्टेट। अब यहाँ पे ये जो हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल, ये जहाँ जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे क्या है, हाई ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। ग्रोथ रेट हाई देखने को मिलती है मोर देन किन की बजाय, सर्दर्न स्टेट। जो जितने भी सर्दर्न पेनिनसुलर स्टेट जिनको बोला जाता है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उनकी बदौलत जो सेंट्रल और नॉर्थ की स्टेट है वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो हाई देखने को मिलती है। इट इज़ दिस बेल्ट कंपेराइजिंग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। द ग्रोथ रेट द एवरेज रिमेंड 20 to 25%। अब दो ये सारे स्टेट है ना, गुजरात से लेकर और यहाँ तक झारखंड तक, ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ की ग्रोथ रेट 20 से लेकर 25% रही है। वहीं पे आप यदि आप नोट्स बनाते हो ना तो नोट्स के लिए आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा कि पहले 3 कैटेगरी बना लो। यहाँ पे लेस देन 20%, लेस देन 20%, ठीक है, मोर देन 20, मोर देन 20, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे एक जो है एक और यहाँ पे एक कैटेगरी और बना सकते हो, मैं आप आगे जो है वो बता दूंगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 कैटेगरी यहाँ पे बन जाएंगी, यानी कि 20% से कम, 20% और 20-25 से ऊपर। ठीक है, तो ये जो स्टेट हैं नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट रही है वो 20 से लेकर 25% तक दर्ज की गई है। सो ड्यूरिंग 2001 से लेकर 2011 द ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव रजिस्टर ए लोअर फिगर। अब देखो 2001 से लेकर 2011 के बीच में यदि हम ग्रोथ रेट को देखें तो यहाँ पे सभी राज्यों और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं पिछले दशक यानी कि कंपेयर टू दी अदर प्रीवियस डिकेड नेमली 1991 से लेकर 1991 से लेकर 2001 तक ये जो है उनसे कम दर्ज की गई है। यानी कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट थी वो हाई थी और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम रही है। ठीक है, द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट नेमली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश हैव ऑल फॉलन ड्यूरिंग 2001 to 2011 कंपेयर टू 1991 to 2001। यानी कि ये जितने भी भारत में जो 6 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाले स्टेट हैं, ठीक है, ये सारे जो स्टेट हैं मैंने ऊपर नाम आपको बताए, यहाँ पे भारत की सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन रहती है। तो यहाँ पे भी 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो भी कम देखने को मिलती है। यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 1991 यानी कि 1991 से लेकर 2001 की तुलना में 2001 और 2011 में दशक की जो वृद्धि थी डिकेडल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम रही है, ये आपको ध्यान करना है। सो दी फॉल बींग्स दी लोवेस्ट इन आंध्र प्रदेश। अब देखो आंध्र प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी रही है, मात्र 3.5% है। ठीक है, एंड हाईएस्ट फॉर महाराष्ट्र, हाईएस्ट इनमें से महाराष्ट्र की रही है 6.7%।
पॉइंट्स, ठीक है। वहीं पे हम बात करें तमिलनाडु की, जो रही है 3.9 परसेंटेज पॉइंट, एंड पुदुचेरी जो अपने आप में क्या है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ की 7.1 परसेंटेज रही है। हैव रजिस्टर्ड सम इंक्रीज ड्यूरिंग 2001 टू 2011 ओवर द प्रीवियस डिकेड, यानी कि यहाँ पे पुदुचेरी की 7.1 पिछले दशक की तुलना में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले साल के जो है कुछ यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2001 से लेकर 11 के बीच में कम रही है, और 1991 और 2011 में जो है 2001 के बीच में जो है वो कम रही है। यहाँ पे कम रही है, यहाँ पे ज़्यादा रही है। अगेन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जो है कम रही है, यहाँ पे ज़्यादा रही है, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडियाज़ ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलसेंट, यानी कि देखो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है, जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज़्यादा रही है, उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे जो किशोर यानी कि जो जवान लोग हैं, किशोर एडोलसेंस क्या होते हैं, जो एज 10 to 19 कंसिडर की जाती हैं, यानी कि 10 से लेकर 19 साल के जो बच्चे हैं इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके कारण यहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा पाई जाती है। At present, the share of adolescents up to the age group 10 to 19 year is about 20.9% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यदि हम बात करें जो किशोर जो लोग हैं, जो जिनकी एज होती है 10 से लेकर 19 वर्ष तक की, उनका परसेंटेज कितना है 20.9%, ये सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है जी। वहीं पे बात करें हम विथ मेल एडोलसेंट constitute 52.7% and female adolescent constitute 47.3%, यानी कि यहाँ पे जो फीमेल जो है उनका 47% रहा है, और जो मेल हैं पुरुष जो हैं वो किशोरों की संख्या रही है 52.7%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे जो एडोलसेंट पॉपुलेशंस थ्रू रिगार्ड्स एज द यूथफुल पॉपुलेशंस हैविंग हाई पोटेंशियल, बट देखो जो एडोलसेंस जो एक एज होती है, जो किशोर जो बच्चे होते हैं वो किसी भी देश के लिए अपने आप में एक पोटेंशियल का काम करते हैं कि वो इन फ्यूचर कुछ भी यानी कि बिल्ड कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल रहता है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम्स दे आर क्विट वनरेबल इफ़ नॉट गाइडेड एंड चैनलाइज्ड प्रॉपरली। देखो यदि हम वो अपने आप में उनके पास पोटेंशियल तो रहता है, लेकिन हम उनको सही दिशा नहीं दिखा सकते, ठीक है, उनको गाइड तरीके से नहीं करते हैं हम, ठीक है, और दिशा निर्देश नहीं देंगे तो वो अपने आप में क्या है वनरेबल होते हैं, काफ़ी सुभेद्य या वनरेबल भी होते हैं। तो ठीक है, तो उनको गाइड देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो देयर आर मैनी चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी, उनके लिए सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। किशोरों का समाज में समक्ष अनेक जो है चुनौतियां जो हैं वो फेस करते हैं, जिनमें से यदि हम बात करें कुछ चुनौती कौन कौन सी हैं, सो सम ऑफ द विच आर लोअर एज ऑफ मैरिज, कम उम्र के अंदर शादी करना, इलिटरेसी अशिक्षा, पर्टिकुलरली फीमेल जो इलिटरेसी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि इंडिया के अंदर महिलाओं को तो पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल को जो है बंक करते हैं वो, लो इंटेक्स ऑफ द न्यूट्रिशियंट, ठीक है, यानी कि प्रॉपर जो है उनको फूड ही नहीं मिल पाता है, यानी कि वो कुपोषित रहते हैं, हाई रेट ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी, और जो उनकी मृत्यु दर है, ठीक है, यानी कि उच्च मात्र मृत्यु दर जो है उनसे भी वो ग्रसित रहते हैं, यानी कि छोटी उम्र में ही मर जाते हैं, ठीक है। एडोलसेंट मदर्स, यानी कि जो उनकी जो मदर्स हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है, किशोरी माताओं में उच्च मात्र मृत्यु दर और ये समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि जो मैटरनल मात्र मोर्टेलिटी रेट है ना वो ज़्यादा देखने को मिलती है। हाई रेट ऑफ HIV, उनके अंदर HIV और एड्स जो है इन्फेक्शन वगैरह की भी समस्या देखने को मिलती है। फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, और उनके अंदर शारीरिक और जो मानसिक जो डिसेबिलिटी रहती है वो भी देखने को मिलती है। और रिटार्डनेस जो क्या होती है, इसको अपन बोलते हैं मंदता, रिटार्डनेस जो होती है उसको बोलते हैं मंदता, ठीक है। ड्रग्स अब्यूज़, वो क्या करते हैं, ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं। एल्कोहलिज्म, यानी कि वो दारू वगैरह से जो है वो ग्रसित रहते हैं। वहीं पे अपचार, यानी कि गाली गलौज करना, ठीक है, दुराचार करते हैं। वहीं पे
फ्रीक्वेंसी एंड कमिटेड ऑफ क्राइम्स, वो क्या करते हैं, वेरियस टाइप की क्राइम वगैरह भी करते रहते हैं। तो ये सारी क्या है, एडोलसेंस की प्रॉब्लम है। देखो किसी भी देश के लिए जो एडोलसेंस होता है, किशोर होता है, उस देश का अपने आप में एक पोटेंशियल होता है। देश के अंदर 52 पॉइंट जो है मेल एडोलसेंस का जो है परसेंट है, वहीं पे 47% जो है वो फीमेल पॉपुलेशन पाई जाती है। किसी भी देश के लिए अपने आप में पोटेंशियल तो रहता है, लेकिन यदि उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाए तो वो काफ़ी जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ पे वेरियस टाइप की प्रॉब्लम जो है, इलिटरेसी, लोअर एज ऑफ मैरिज, ठीक है, इलिटरेसी ऑफ फीमेल्स, स्कूल ड्रॉप आउट, लो इंटेक ऑफ द न्यूट्रिशन, हाई रेट्स ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी, हाई रेट्स ऑफ HIV एड्स इन्फेक्शन, फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, वेरियस टाइप की जो है ड्रग कंज्यूमिंग और एल्कोहलिज्म से जो काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये जो है किशोरों की अपने आप में क्या किसी भी देश के लिए चुनौतियां बनी हुई है, और हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा देखने को ऐसी चीज़ें मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अंडरटेकन सर्टेन पॉलिसीज टू इम्पार्ट proper education to the adolescent group so that their talents are better challenged and the properly utilized। अब देखो उसके लिए जो है ना, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके सुधारने के लिए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को अच्छी एजुकेशन प्रदान करने के लिए कुछ जो है पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, यानी कि कुछ पॉलिसीज़ बनाई उन्होंने, और उनके जो गुणों को बेहतर, यानी कि नेशनल, उनके जो उनमें कुछ एबिलिटी है, यानी उनमें कुछ ना कुछ टैलेंट है, तो उसको किस प्रकार से उभारा जाए, उसको किस प्रकार से बाहर लाया जाए, उसको स्किल्ड किया जाए, तो उनको बेहतर गाइड मिल सके और उपयोग उनको किस प्रकार से यूटिलाइज़ किया जाए, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेरियस टाइप की जो है कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी। उनमें से यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ के बारे में हम बात करेंगे। लाइक द नेशनल यूथ पॉलिसी इज़ द one example which has been designed to look into the overall development of the our large youth and adolescents population। अब उसके लिए है ना, यहाँ पे भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च करी जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय युवा नीति, NYP, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, ये जो है भारत सरकार ने नेशनल यूथ पॉलिसी जो है लॉन्च करी, यानी कि किशोरों को किस प्रकार से टैलेंटेड बनाया जाए, उसकी स्किल को जो है किस प्रकार से डेवलप किया जाए और वो अपना विकास कर सकें। तो इसके लिए भारत सरकार ने कुछ पॉलिसी लॉन्च करी है। फर्स्ट पॉलिसी नाम है नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है। तो जो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय युवा नीति, ठीक है। तो ये लॉन्च करी गई थी 2014 के अंदर, लॉन्च्ड इन फरवरी 2014। पर्पज इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक विजन, यानी कि अपने आप में सर्वांगीण विकास बोलते हैं इसको। होलिस्टिक जो विजन होता है, सर्वांगीण लक्ष्य, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि जो हमारा, देखो इसमें क्या लिखा गया है, होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया विच इज़ टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री एंड अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड थ्रू देम इनेबल इंडियाज टू फाइंड द राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ ए नेशन। यानी कि यहाँ पे देश के जितने भी युवा थे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना था, उनकी स्किल को डेवलप करना था, और भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्रदान करने में उनको क्या करना था, सक्षम करना था। ये जो है नेशनल यूथ पॉलिसी का अपने आप में एक अचीवमेंट या फिर एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे युवा हैं उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको रोज़गार मिले, ठीक है, उनके ऊपर ये जो है एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, दैट इज़ नेशनल यूथ पॉलिसी, लॉन्च्ड इन फरवरी 2014, ठीक है। अब बात करते हैं दी NYP, यानी कि नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 हैज़ डिफाइंड यूथ एज पर्सनस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 21 ईयर। यानी कि जो राष्ट्रीय युवा नीति थी वो एज 15 to 20 वर्ष के आयु जो वर्ग के जो लोग होते हैं युवा के रूप में परिभाषित किया गया था। यानी कि जो जिनकी एज 15 to 29 है उनको जो है इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा, इसको शामिल किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप इन 2015 टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किलिंग activities being carried out within the country and the alliance these of common standard and links skillings with the demand center। यहाँ पे एक और जो है ना, भारत सरकार ने 2015 के अंदर क्या किया, कौशल विकास और यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो क्या होती है, उद्यमशीलता, यानी कि जो बच्चा है वो कहीं इन्वेस्टमेंट करे और खुद का स्टार्टअप करे, ठीक है। तो यहाँ पे 2015 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया,
कि बच्चे का स्किल किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए और उसको किस प्रकार से यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका कोर्स करवाया जाए। इसके लिए जो है उन्होंने देश भर में गतिविधियों को जो है एक रूप रेखा प्रदान की और ये अपने आप में कैसा था, एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क तैयार किया उन्होंने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधा गया, स्किलिंग बीइंग ए कैरी टू विथ इन द कंट्री, ठीक है, यानी कि आपस में इनको लिंक किया गया, तो विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ा गया। स्टैंडर्ड विद द लिंक्स स्किलिंग विद डिमांड सेंटर, उनकी जो डिमांड के अकॉर्डिंग जो है उनको आपस में कनेक्ट किया गया, ठीक है। नाउ इट्स appears from the above discussions that the growth rate of populations is widely variant over space and time in the country and also highlights various social problems related to the growth of populations. However, in order to have a better insight into the growth patterns of population, it's also necessary to look into the social composition of population। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो जितने ऊपर बात कही गई है देश के यानी कि दिक्काल और संदर्भ जनसंख्या की वृद्धि में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे वाइडली वेरिएंट यानी कि वाइडली जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। और कंट्री हैड आल्सो हाईलाइटेड वेरिएशन, यानी कि किसी भी देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर में व्यापक विभिन्नताएं तो पाई जाती हैं, जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर भी करती हैं। वेरिएशन सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है, हाईलाइट भी करती हैं, वेरियस जो प्रॉब्लम होती है सोसाइटी के अंदर उनको भी उजागर करती हैं। वहीं पे हवेवर फिर भी जनसंख्या की वृद्धि प्रतिरूप की बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि हम ये ऊपर वाले जितने भी काम नहीं करेंगे तो उससे हमारी जो जनसंख्या है उसकी क्वालिटी कैसे बाहर आएगी। तो प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या में सामाजिक संगठन की पड़ताल की जाए। अब हम ये पता करें कि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन करती क्या है, तो इसके लिए पॉपुलेशन कंपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।